नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो बात होगी आज गोल्ड पे, सिल्वर पे और शेयर बाज़ार पे। और शेयर बाज़ार पे ये होगा कि इस साल के अंत तक में कितना जा सकता है हमारा सेंसेक्स या निफ्टी, जिसको लेकर कई एजेंसियों ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। और तेल की कीमत का क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि हम जो तेल खरीद रहे हैं, अभी दुनिया का सबसे महंगा तेल खरीद रहे हैं, 147.80 डॉलर इंडियन बास्केट का पड़ रहा है। तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल्ड सिल्वर के रेट को लेकर। और आज जो बातें होंगी आपसे गोल्ड को लेकर वो बात होगा कि जिसमें आपके गोल्ड में जो फ्लक्चुएशन आप देखते हैं, $100 का, $200 का, या गोल्ड नीचे गिर जाता है, या जो बात कही जाती है कि गोल्ड जो है 4500 तक आ सकता है, उसके बाद से आदमी को जो डर लगता है, इस खबर को देखने के बाद आपके मन से वो डर बिल्कुल निकल जाएगा। पूरी गोल्ड की कहानी होगी कि क्यों गोल्ड मजबूत रहेगा, जो फंडामेंटल्स, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आज बताऊंगा। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 12 मिनट वाले 12 मिनट के बाद इसको बंद कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट्स मत लिखिएगा, लेकिन तो उससे मेरे को असर पड़ता है। और क्या होता है कि एनालाइज करने पे जो चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से 10 मिनट में हो नहीं पाता, क्योंकि 5 मिनट तो सिर्फ खबर बताने में चला जाता है, उसके बाद से एनालाइज करने में कम से कम 10-15 मिनट का समय लग जाता है। तो इसलिए प्लीज़ जो 12 मिनट वाले हैं वो 12 मिनट में बंद कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्ड को लेकर कि गोल्ड में जो रेट रहा है वो 5002.81 डॉलर पे बंद हुआ, 0.12% की तेज़ी के साथ। इंडियन करेंसी में अगर उसको देखें तो 1,57,547 पे बंद हुआ है। और जो डिलीवरी जो हुई है कल काफ़ी कम, 102 केजी का, और पूरे महीने का हो गया है 30 टन के आसपास का। और जो बचा हुआ है कॉमिक्स के पास गोल्ड, वो 521 मैट्रिक टन बचा हुआ है। और नॉट फॉर सेल जो है 481 है। तो टोटल जो है वो 1002 टन का है। यहाँ पे 1002 टन जो है उसके पास बचा हुआ है। बाकी सिल्वर को लेकर कि सिल्वर का जो रेट रहा था चाइना में वो 91.68 रहा था, और 353 टन वहाँ पे बचा हुआ है, सिर्फ 353 टन। और सिल्वर का जो अपना रेट यहाँ जो बंद हुआ था वो 80 के नीचे आ गया था, 79.15 पे आ गया था, -1.59% की नरमी देखी गई। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 2,49,217, इसमें जीएसटी नहीं जुड़ा रहता है, कस्टम जुड़ा रहता है, जीएसटी नहीं जुड़ा रहता है। और जो डिलीवरी हुई है कल, जो डिलीवरी हुई है 5.75 टन का हुआ है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल रहा है जैसा डिलीवरी होता है। और इस माह जो है वो टोटल डिलीवरी जो है 1267 टन का हो चुका है। तो मंथ का अगर देखें तो ठीक ठाक चल रहा है। अभी मंथ काफ़ी दिन 10-12 दिन बचा हुआ है, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और कॉमिक्स के पास जो सिल्वर बचा हुआ है वो 2454, 2454 मैट्रिक टन बचा हुआ है। और नॉट फॉर सेल जो है वो 8055 है, 8055 है। और टोटल जो है 10,509 टन टोटल बढ़ा हुआ है, 10,509 टन बचा हुआ है। और ओआई जो है, ओआई में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, 1,14,577 है। और अगर मई महीने का देखें तो उसमें हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, और वो है 76,344 पे। ये चीज़ तो तेल का हो गया, और तो गोल्ड और सिल्वर का हो गया। और तेल पे जो है WTI में जो है 0.43% की नरमी देखी गई है, 95.80 पे है। और ब्रेंट जो है वो उछल चला गया है 103.4 पे, 3.20% की तेज़ी देखी गई है। और इंडियन बास्केट में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है, और ये चला गया है 147.80 पे। यानी हमें जो तेल मिल रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है महंगा मिल रहा है। बाकी डॉलर इंडेक्स जो है वो 99.56 पे है, 0.15% की नरमी देखी गई है। अब देखिए गोल्ड को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, सिर्फ 59 रुपीज़ पे होता है। तो अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका जिस्ट हम आपको बुलेटिन में बता देते हैं अगले दिन। लेकिन अगर आपको डिटेल्स में सुनना है तो वहाँ आप सुन सकते हैं, उसमें सिल्वर की कहानी होगी। जैसे गोल्ड की कहानी यहाँ आज हो रही है, उसी तरीके से सिल्वर की कहानी आज मेंबरशिप वाले वीडियो पर रहेगा। तो इस समय देखिए गोल्ड को क्या है, 3 फेज में चलेगा। फेज़ 1 सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है, डॉलर से डाइवर्सिफाई हो रहा है। दूसरा फेज़ 2 जो आने वाला है, कमिंग सुन, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, अभी लड़ाई पे करके फिर गोल्ड पे हम पूरी डिटेल्स में आएंगे कि फेड को नोट प्रिंट करना होगा, लिक्विडिटी क्राइसिस होगा, फेज़ 2 आएगा, आना है, तय है। उसके बाद से फेज़ 3 आता है,
बॉन्ड मार्केट जो हिलता है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है, इसमें कई साल लग जाएंगे। और इस पर क्या होगा कि इस पर कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा आपको पैसा। तो ये चीज़ आता है। और ये तीनों मार्केट गोल्ड के लिए मजबूत है, स्टेज बाय स्टेज। फेज़ 1 मजबूती है, अभी जो चीज़ चल रहा है गोल्ड पे, वो डॉलर इंडेक्स और तमाम चीज़ों को लेकर जो वार सिचुएशन के समय जो एक देखा जाता है फेज़ 1, वो है। यहाँ पे फेज़ 2 पे एंट्री होगा, और जो है गोल्ड के फेज़ 2 पे एंट्री होगा। तो ये वाली जो है ये अभी ऑन है। दूसरा वाला जो है फेड प्रिंट वाला जो है, ये नया फेड चिप आएंगे, उसके बाद से यहाँ कहानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईरान की लड़ाई का असर देखा जाने लगा है। अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड को लेकर। देखिए, गोल्ड में ये है कि ट्रंप ने पहले अपील किया दुनिया के तमाम दो साथियों से, चाइना से भी, कि भाई सहयोग दो, लेकिन उसने मना कर दिया सबने। अब ट्रंप बोल रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो कहा जाता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो वाला कंडीशन यहाँ पे था। यूएस के जो इंटेलिजेंस के जो हेड थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनका ये कहना था कि ईरान से कोई खतरा नहीं था, और ट्रंप ने जो हमला किया वो इजराइल के कहने पे और अमेरिका के लॉबी के कहने पे हमला किया। और अमेरिका की जो लॉबी है, तेल वाली जो लॉबी है, उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। $65 बिलियन का फ़ायदा हो चुका था 3-4 दिन पहले, लेटेस्ट आंकड़ा है नहीं। अब ये लड़ाई जो है वो अमेरिका के गिरती हुई ताकत को बता रहा है पूरी तरीके से। जिस तरीके से उसने गुहार लगाया चाइना से और बाकी कंट्री से, और सब ने रिफ्यूज़ कर दिया, जो ऐसा पहली बार हुआ है, जो साबित कर रहा है कि अमेरिका की ताकत कितनी गिर चुकी है। अब इसने लड़ाई जो है ईरान के साथ शुरू कर दिया। ईरान के साथ सर्वाइवल वाली लड़ाई है, जो वियतनाम के साथ कंडीशन था वही ईरान के साथ है। अब ये चाहते हैं कि भाई ट्रंप की तरफ से अगर ये कोशिश होगी कि वो ये घोषित कर दे कि हम युद्ध जीत चुके हैं और लड़ाई बंद, लेकिन अब लड़ाई बंद करना उसके हाथ में नहीं है, लड़ाई बंद करना ईरान के हाथ में है। और ईरान की तरफ से जो एक इन लोगों ने जो फीडर भेजा था, ईरान ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि लड़ाई जो है बंद नहीं होगा। शुरुआत किया अमेरिका ने, शुरुआत करना आसान था, ख़त्म करना अमेरिका के हाथ में है नहीं, और वो ईरान के हाथ में है। और अमेरिका जिस तरीके से फंस चुका है, ऐसे पोजीशन में ईरान जो है वो पूरी तरीके से उस पर हावी होता जा रहा है और हावी होता रहेगा, क्योंकि उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाह कर भी अमेरिका वहाँ से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसने कहा था कि मरीन भेजेंगे, नेवी भेजेंगे, तमाम चीज़, लेकिन उनके जो है डिफेंस के लोगों ने ये रिपोर्ट दिया कि वहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। उस पहाड़ी से कहाँ से कोई ड्रोन आ जाएगा, कौन सा छोटा मिसाइल आ जाएगा और डैमेज कर देगा, वो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इसने पूरे वर्ल्ड से बाहर लगाया, लेकिन वर्ल्ड भी सामने नहीं आया। तो ये जो कंडीशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण, जो है अमेरिका पूरी तरीके से फंस चुका है। और लड़ाई जितनी लंबी होगी उसकी इकॉनमी में उतना बर्डन पड़ेगा, उसका इन्फ्लेशन उतना भागेगा। जो ऑलरेडी ये कर्ज से डूबा हुआ है अमेरिका, वहाँ पे आने लगेगा। तो जो फेज़ 1 हमने कहा था वो तो ऑन है, फेज़ 2 शुरू हो जाएगा, जो फेड को नोट छापना पड़ेगा, और ये चीज़ गोल्ड के लिए फेवर में आता है। लेकिन अभी और भी चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए, लड़ाई लंबी हुई तो यूएस की इकॉनमी पर बर्डन हुआ। ईरान अपना तेल बेचने लगा है, $140 मिलियन का प्रतिदिन तेल बेच रहा है, मतलब 1300 करोड़ रुपए का। ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ था, पहले चोरी छिपे बेचता था, वो हेक्टर नेटवर्क के जरिए जो है बेचा करता था वो। अब चूँकि उसका जो ये है क्या खर्ग वाला जो है, वहाँ से 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकलता है। तो वो ईरान के पास पैसे आने लगे, जो ईरान पैसे नहीं आ रहे थे। अमेरिका के डिप्लोमेसी का खेल देखिए, रसिया, जिसके कारण उसने भारत पे दबाव बनाया, तमाम जगह दबाव बनाया कि रसिया से तेल मत खरीदो, चाइना को दबाव बनाया। अब रसिया जो है महंगा तेल बेच रहा है, और नॉर्थ सी में उसका टैंकर 400 टैंकर मूव कर रहा है और तेल धड़ाधड़ बेच रहा है, और उसको काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। तो जो पर्पस उस रसिया को रोकने का था, वो ट्रंप के एक बेवकूफ़ाना हरकत के कारण ये दोनों को जो है आपने एक जो है जीवन दान दे दिया। तीसरी बात, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस उभरने लगा, क्योंकि जो 1973 वाला जो क्राइसिस था, उसमें ओपेक ने जो है अमेरिका को देने से मना किया था, या जो यूरोपियन कंट्री है उसको देने से मना किया था। लेकिन इस समय जो है जो ऑयल क्राइसिस है, इसमें खासकर एशियन कंट्री
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने लगा। और अगर आप देखिए 16% तेल ना आए, 100% तेल आता है और 84% ही आए, 16% तेल नहीं आए, और साथ साथ उसके साथ फर्टिलाइज़र हो गया, उसके साथ जो है सेमीकंडक्टर वाले जो और आ रहे थे वो हो गया, तमाम चीज़, एल्युमिनियम वाला जो बहरीन वाला था वो बंद हो गया था, हालांकि अब चालू हो रहा है वहाँ, तो वो तमाम चीज़, तो वो एक प्रेशर आने लगा है, तो ग्लोबल क्राइसिस उभरने लगा है। और ये जो है ईरान जो है वो अब गल्फ के किसी भी कंट्री पे कहीं भी बम मार दे रहा है। इनका जो थर्ड सिस्टम था डिफेंस वाला वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है अमेरिका का। तो और कल ही उसने यूएई के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, तो तेल का प्रोडक्शन घटाता रहेगा। तो ये चीज़ें जो है ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और ये इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा ये अमेरिका को नुकसान करेगा। नंबर 1। अब तो खबरें ये भी आ रही है कि चाइना ये कह रहा है कि भैया आपको जो हम सामान भेजते हैं हमें डॉलर नहीं, हमें गोल्ड दो। ये भी खबर आ रही है, अपुष्ट खबर है, अभी इसकी पुष्टि नहीं है। अगर ये खबर सच है तो स्थिति बहुत गंभीर है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ईरान के साथ ये हो गया कि जो देश सर्वाइवल के मोड पे खड़ा रहता है वो पूरी ताकत के साथ लड़ता है, और यूएस जो है ये जो कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में है युद्ध, युद्ध उसके कंट्रोल में नहीं है, युद्ध ईरान के कंट्रोल में है। तो ये बात और ये तमाम जो चीज़ें हैं इसका असर इकॉनमी में पड़ता है। अब जो खबर है, असली खबर, कि ईरान ने कहा कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप जाएगा उसे ट्रेड युआन में करना होगा, चाइना के करेंसी पे करना होगा, तो हम आपके शिप को जाने देंगे। अब उसमें से जो रिपोर्ट आई है, जो लॉयड्स लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप मूवमेंट होता है उसके बारे में इनकी रिपोर्ट होती है। इन्हीं की रिपोर्ट को पूरा दुनिया जो है वो मानता है। तो उनका कहना है कि 1 मार्च से लेकर 90 टैंकर जा चुका है। अब 90 टैंकर में ज़्यादातर टैंकर जो है चाइना का था। इसके अलावा भी जिन लोगों ने तेल लिया, क्या वो युआन में ट्रेड किया? क्योंकि उनका ये साफ साफ शर्त है उसके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा। वहाँ पूरी तरीके से पहाड़ों में, जैसे शिवाजी जो हमला करते थे, जो है क्या कहते हैं, गुरिल्ला वार जो होता था, उसी तरीके की लड़ाई वहाँ ईरान करेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर इसने अपने नेवी को भेजा तो पूरी तरीके से कब्जे में है। और युआन वाली बात उसने कर दी है, और तेल के कारण पूरी दुनिया मर रहा है। तो ऐसे में अगर युआन की तरफ आता है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा अमेरिका के लिए, बहुत बड़ा झटका होगा। चूंकि पेट्रो डॉलर जो आपने सुना था, गल्फ का तेल जो है आप लेते हैं वो पेट्रो डॉलर सिस्टम है। पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है कि गल्फ से जो भी आप तेल खरीदते हैं उसमें आपको जो है डॉलर देना पड़ता है। डॉलर देना पड़ता है तो आपको डॉलर जमा करना पड़ेगा। तो डॉलर आप कहाँ से जमा करेंगे? तो डॉलर जमा करने का तरीका ये होता है कि आप अमेरिका को सामान भेजें और अमेरिका से आपको डॉलर मिले, नंबर 1। दूसरी बात कि आप अमेरिका का बॉन्ड खरीदें तो आपको डॉलर मिलेगा, और अमेरिका का जो बॉन्ड है वो दुनिया का सस्ता जो है इंटरेस्ट वाला है। आप ये सोचिए कि 3%, अब यही 4% के ऊपर चला गया, 3%, 3.5% के आसपास रहता है। तो आप उससे जो है, चूंकि आपको तेल खरीदना होता है और तेल जो है डॉलर के अलावा मिलता नहीं है, तो आपको उसका सस्ता इंटरेस्ट वाला बॉन्ड खरीदना पड़ता है पूरी दुनिया को। और उसमें क्या होता है, जब बॉन्ड का यील्ड ऊपर भागने लगता है 4%, 5%, तो अमेरिका को दिक्कत होने लगती है, चूंकि अमेरिका ऑलरेडी कर्ज पे डूबा हुआ है पूरी तरीके से। तो ये जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है, अब ये तेल जो खरीदा जाता है, खासकर ये सऊदी के साथ हुआ था, उसके बाद से फिर बाकी जो ओपेक कंट्री हैं उनके साथ हुआ ये डील। अब उसमें से जब आपने तेल लिया उसको डॉलर दिया, अब ये डॉलर क्या करता है, सऊदी या जो बाकी ओपेक कंट्री है ये अमेरिका में इन्वेस्ट करता है। अमेरिका में या तो बॉन्ड खरीदता है, या अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट करता है, या अमेरिका के बैंकों में जमा करता है। जो भी करता है वो पैसा जाकर अमेरिका में जमा करता है। तो सेम डॉलर जो आपने दिया वो लौटकर अमेरिका चला जाता है, और फिर उस डॉलर को लेने के लिए आप उसको एक्सपोर्ट करते हो और बॉन्ड खरीदते हो सस्ते में। ठीक, अब क्या होगा कि तेल पे आ रहे हैं कि तेल अगर युआन से तेल लेना शुरू कर दिया जैसा ईरान ने कहा है, तो डॉलर का डिमांड कम होगा, तो डॉलर कम खरीदेगा। लोग मजबूरन खरीद रहे हैं, कोई शौकिया नहीं खरीद रहे हैं अमेरिका से, मजबूरन खरीदते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या करता है वो, अगर आप जरा से भी दूसरे करेंसी में करें तो वो डॉलर सिस्टम से आपको बाहर कर देता है, फिर आपका तेल खरीदना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि रसिया को उसने डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया तमाम चीज़ों से। तो ये सिस्टम है, या आप उस पर सैंक्शन लगा दिया, ये सब चीज़ करते हैं वो।
तो इसके जरिए जो है वहाँ से वो कम होगा। दूसरी बात कि जो तेल ईरान जो बेचने लगा, तेल जो है वो तेल आने लगा, वो तेल अगर ईरान नहीं बेचता तो कहीं और से आता तो डॉलर में जाता, तो उससे डॉलर का मांग कम हो रहा है। तीसरा, जो रसिया पे जो सैंक्शन लगा रहा था, क्योंकि रसिया रूबल पे कर रहा था, लोकल करेंसी पे कर रहा था, उसको डॉलर सिस्टम से हटा हुआ था वो, तो वो चाह रहा था कि रसिया का तेल कम बिके, क्योंकि उसके डॉलर को फायदा हो रहा था। अब रसिया का तेल धड़ाधड़ बिकने लगा है और रसिया के पास अच्छा खासा तेल है, तो ऐसे में उसका डॉलर और कमज़ोर होगा। तो 3 फैक्टर हो गया, ईरान, रसिया, और जो एक तो ऑयल क्राइसिस हो गया वो, और इसके बाद से जो युआन वाली जो बात हो गई उस पर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरीके से उसने कब्जा कर रखा, उसको छुड़ाना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। तो ऐसे में कंट्री चोरी छुपे युआन के सिस्टम में जाएंगे और वो डॉलर को कमजोरी देगा। डॉलर को समझने के लिए 1 मिनट का रिसर्च जरूर सुन लीजिए कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका में एक एग्रीमेंट हुआ, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स, जिसमें उस समय के जो मजबूत देश सब थे वो गए थे वहाँ पे, और उसमें ये तय हुआ कि डॉलर को जो है ये वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी बनाया जाए, और यहाँ पे अगर आप $35 देंगे तो 1 आउंस गोल्ड मिलेगा आपको। तो आप जब भी चाहिएगा जो है डॉलर लेकर आइए और 1 आउंस गोल्ड लेकर चले जाइए। और उस समय अमेरिका के पास जो है 20,000 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड था, और उसने गोल्ड को दिखाया भी, तो लोगों ने मान्यता उसको दे दी। उसके बाद से अमेरिका तमाम चीज़ों में फंस गया, वियतनाम में फंस गया और तमाम क्राइसिस में, इसमें लड़ाइयों में, तो उसका डॉलर जो है कमज़ोर होता चला गया। तो बाकी कंट्री को लगा कि अब ये $35 ले जाने पे 1 आउंस गोल्ड नहीं दे पाएंगे। इस बीच इस चीज़ को भांपते हुए फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्विट्ज़रलैंड ने अपने जो है डॉलर दे के बड़ी ज़बरदस्त गोल्ड मंगा लिया, तो गोल्ड उसके पास गिर गया। 12,000 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड निकल गया, उसके पास सिर्फ 8,000 जो है 100 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड बच गया। तो उसके बाद से निक्सन ने 1971 में ये कहा कि भाई अब हम डॉलर के बदले में गोल्ड नहीं दे सकते। उसे कहा गया निक्सन शॉक। 1971 में निक्सन शॉक आया और इसके बाद से लोगों का भरोसा डॉलर से खत्म होता चला गया, और डॉलर की जो मोनोपोली थी वर्ल्ड रिजर्व की, उससे वो कमज़ोर होता चला गया। फिर 1973 में लड़ाई हुई इजिप्ट, सीरिया और इजराइल की ज़बरदस्त ढंग से, और अमेरिका ने जो है सपोर्ट किया इजराइल को। तो इससे अरब कंट्री नाराज़ हो गए और ओपेक ने अमेरिका को तेल देना बंद कर दिया, और जो अमेरिकन जो साथी थे उसके यूरोपियन कंट्री, उनको भी तेल देना बंद कर दिया। तो 1973 का जो है ऑयल क्राइसिस ज़बरदस्त ढंग से उभरा, बहुत बुरी तरीके से उभरा। अमेरिका जो है पूरी तरीके से उसमें लड़खड़ा गया एक तरीके से, अब देखें तो। उसके बाद से अमेरिका के पास 2 प्रॉब्लम हो गए, एक तो एनर्जी क्राइसिस हो गया, दूसरा उसका इकॉनमी रुकने लगा, क्योंकि उसके कारण जो है प्रोडक्शन बंद होने लगा, तो उस चीज़ से हो गया तब। और डॉलर क्राइसिस पूरे चरम पे आ गया, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है डॉलर से हटने लगा। अब लोग जो है ऐसा लगने लगा कि अमेरिका का इकॉनमी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसकी डॉलर की मोनोपोली थी, वो रहा ही नहीं, जो इतने सालों से पिछले 30 साल से राज कर रहा था उस पर, वो खत्म होता हुआ जा रहा था। तब अमेरिका के जो है हेनरी किसिंगर ये गए सऊदी में, और वहाँ उन्होंने एक डील किया सऊदी के साथ। उनको ये कहा कि हम आपको आर्मी प्रोटेक्शन देंगे, आपको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देंगे, तमाम चीज़, और उसमें डील हुआ कि जो आप तेल बेचेंगे वो डॉलर में बेचेंगे, और उसके जरिए और साथ साथ बाकी ओपेक कंट्री को भी कन्विंस करेंगे। तो उसमें जो बाकी कंट्री सब जो है वो आया, और जो जो विरोध किया उसके साथ अमेरिका लड़ाई करता है। ईरान ने विरोध किया, इराक ने विरोध किया, तमाम चीज़। अब तो इराक उसी की झोली में है। अब क्या हो गया कि सऊदी ने तेल बेचा, उसको डॉलर मिला, बदले में अमेरिका उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया, बाहरी दुश्मन से रक्षा किया, इजराइल से हमले से उसको ये कर दिया कि इजराइल उस पर हमला नहीं करेगा। इजराइल को उसने गुंडे की तरह इस्तेमाल किया है अमेरिका ने पूरी तरीके से। अब देखें तो हथियारों का सप्लाई दिया जाएगा, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम पे जो है उसकी नज़र रहेगी, उस पर हेल्प किया जाएगा, तमाम बातें। और जो है ये डॉलर के बदले में तेल बेचेगा, और उस पैसे को वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, बॉन्ड में करेगा, बैंक में करेगा, कंपनी में करेगा। तो इसी तरीके से पैसा वापस अमेरिका में फ्लो होने लगेगा, और लोगों को चूंकि तेल जो है डॉलर के अलावा मिलेगा नहीं, तो उसको डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर खरीदने के लिए अमेरिका को उसको जो है सामान भेजना पड़ेगा, या फिर अमेरिका का बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। तो ये सिस्टम चल पड़ा। साथ में सऊदी ने बाकी जो ओपेक कंट्री थे उसको भी इसी फॉर्मूले पे ले आया। तो धीरे धीरे तेल जो है बगैर डॉलर के मिलना मुश्किल हो गया। अब वो सिस्टम फिर धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। चाइना ने
नाइजीरिया के साथ जो डील किया तेल का वो युआन में करने लगा। उसके बाद से रसिया के साथ रूबल पे होने लगा। तो इस तरीके से और बाकी जो लोकल करेंसियों में कामकाज होने लगा। तो जो डॉलर की जो मोनोपोली थी 75% के आसपास, वो घटकर 57% हो गया। तो डॉलर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। अब उसके बाद से जब रसिया यूक्रेन लड़ाई हुआ और जिस तरीके से इसने अपना सैंक्शन दिखाया रसिया पे, उसके बाद से पूरी दुनिया का सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदने लगा, क्योंकि वो अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए। तो गोल्ड से बैकअप होने लगा और डॉलर का डिमांड धीरे धीरे घटने लगा। इस समय जो लड़ाई में आया है वो अलग चीज़ है। तो ये जो लड़ाई है और जो युआन वाली जो कहानी थी, उससे क्या होगा कि डॉलर पे असर पड़ेगा और डॉलर कमज़ोर होगा तो गोल्ड मजबूत होगा। अमेरिका का इकॉनमी कमज़ोर होगा, डॉलर कमज़ोर होगा तो अमेरिका का इकॉनमी कमज़ोर होगा, तो जो है आपका जो है गोल्ड मजबूत होगा। तो इसमें जो हमने फिर से आ रहे हैं, फेज़ 1 सेंट्रल बैंक बाइंग खरीदने करने लगा, डॉलर से डाइवर्सिफाई चाहिए। दूसरा फेज़ 2 जब फेड प्रिंट करेंगे, लिक्विडिटी क्राइसिस होगा जो होना तय है। तीसरा फेज़ 3, इसमें कई साल लग जाएंगे, इसमें हो सकता है कि 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, कुछ भी लग जाए। बॉन्ड मार्केट में जो है एक स्पाइरल, डेथ स्पाइरल घूमने लगेगा और उससे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें देखी जाएगी। तो ये पूरी गोल्ड की कहानी है, इसलिए गोल्ड आने वाले समय में मजबूत रहेगा। अब इस समय जो गोल्ड है, गोल्ड 5000 के आसपास है और इसको देखिए जनवरी में 5500 के आसपास था, तो वहाँ से नीचे गिरा है और इस समय 4994 से लेकर 5049 के बीच जो है ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 4860 4860 जो है एक शॉर्ट टर्म में बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट लाइन है। उसका ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना है तो थोड़ी कमजोरी दिख रही है। तो गोल्ड में गिरावट इस समय हो सकता है और जो बड़ा सपोर्ट लाइन है उसका 4600 और 4500 है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 5100 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। उसको जब तोड़ेगा तो देखा जाएगा। लेकिन जो गोल्ड की जो ओवरऑल कहानी थी उसके हिसाब से आने वाले समय में गोल्ड मौजूद रहेगा। देखिए सिल्वर जो है वो 79 से लेकर 82.76 के बीच ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में हल्की सी कमजोरी देखी जा रही है इस समय। इंडस्ट्री का डिमांड थोड़ा कम हो गया है क्योंकि तेल के कारण जो है प्रोडक्शन में असर पड़ने लगा है। दूसरा, ये स्पाइक करेगा आने वाले समय में। अब कब करेगा ये देखते हैं, जैसे जैसे लड़ाई थोड़ा सा मध्यम होगा वो उसके हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो सिल्वर का बुलिश है। अब हम लोग बात करते हैं अपने शेयर बाज़ार के बारे में कि हमारे शेयर बाज़ार में लगातार दूसरे दिन जो है एक तेज़ी आई है और 172 पॉइंट जो है वो निफ्टी ऊपर उछला 0.74% की तेज़ी के साथ। जो है सेंसेक्स में 567 पॉइंट की तेज़ी रही, 76,070 पे बंद हुआ है 0.75% की तेज़ी के साथ। मिड कैप में 1% की तेज़ी रही, स्मॉल कैप में लगभग जो है 50 पैसे की तेज़ी रही और पीएसयू में जो है 0.73% की तेज़ी रही। एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है। एफआईज ने है 4741 करोड़ का शेयर बेचा है, डीआईज ने 5225 करोड़ का शेयर खरीदा है। शेयर बाज़ार में तेज़ी का कारण क्या रहा कि वैल्यू बाइंग, कि जिस तरीके से शेयर सस्ते हो गए थे तो वहाँ खरीदें। तो जो स्मार्ट मनी अपना इंडिया का है वो ऐसे ही मार्केट में घुसता है और जो बाकी जो आम इन्वेस्टर वाला मनी है ये जब ऊपर चला जाएगा, फोमो लाइन जब क्रिएट होगा तो वहाँ पे खरीदेंगे जाके और फिर जब नीचे गिरेगा तो फिर रोएंगे और शेयर बाज़ार को दोष देंगे। क्योंकि इस समय जब डर का माहौल होता है तो इस समय वो दुबक्कर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन जो भी कीजिएगा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा। बाकी जो तेज़ी देखी गई थी वो ऑटो में तेज़ी देखी गई थी, मेटल में देखा गया था, रियलिटी में देखा गया था। और एमके का कहना है, जो एजेंसी है उनका कहना है कि क्रूड ऑयल अगर 100 से ऊपर रहा तो ये 21,000 तक नीचे आ सकता है इंटरनेशनल वाले में। अपना तो 147 है, इंटरनेशनल जितना महंगा होगा उतना हमारे अभी महंगा होता चला जाएगा। और नोमुरा का कहना है कि 29,300 इसने दिया था इस साल के अंत में। उनका कहना है कि 24,900 ही रह सकता है इस साल। बाकी सिटी ग्लोबल का कहना है कि यहाँ ये जो निफ्टी है वो 27,000 तक जा सकता है। हालांकि इन्होंने भी पहले ज़्यादा दिया था, अब वो कम किए हैं क्योंकि उनका कहना है कि तेल की कीमत जिस तरीके से भाग गई है उसका असर जो है वो प्रोडक्शन में दिख रहेगा,
उसका असर जो है कंपनियों के प्रॉफिट में दिखेगा। तो इसके कारण जो है यहाँ पे एक कमी देखी जा सकती है। तो ये कुल मिलाकर ये खबर है। तो ओवरऑल देखिए, तेल की कीमतों पर भाग्य असर तो देखा जाएगा ही, नो डाउट, लेकिन यही होता है कि लॉन्ग टर्म अगर होराइजन है आपका, तो फिर आप इसमें जो है ये मार्केट फिर आपको जो है, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मार्केट सस्ता थोड़ा होगा, फिर मार्केट महंगा हो जाता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी लंबी है। जितना लंबा सोच अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछकर जरूर उस पर अपना कदम उठाइएगा। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिएगा। वहाँ सिल्वर की कहानी आज होगी। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।